गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तुनिका सिटी इलाके में नकली किताब छापने वाले गोदाम पर छापा मारा और 4 करोड़ की नकली किताबों को जब्त किया। पुलिस ने एक तहरीरी शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छापामारी में प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों को भी जब्त किया गया है। हायर जिनको किया हुआ था तो उन्होंने मेरे को सूचना दी थी कि रात में यहाँ पे कुछ जो फेक है पायरेटेड बुक्स हैं और वहाँ पे ये जो किताबें जो प्रिंट हो रही थी वो सिर्फ हमारी ही नहीं, कम से कम 6-7 पब्लिशर्स की बुक्स थी जो भी फास्ट मूविंग जितनी ज़्यादा चलती हैं बुक्स, उन सब का पायरेटेड वर्जन यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। फिर यहाँ पे पुलिस के साथ सहयोग से और पुलिस के साथ यहाँ पे रेड किया। कीमत कम से कम 4 करोड़ के आसपास की किताबें थी और वो किताबों को वहीं पे ही, कुछ किताबें तो यहाँ पे लेके आए हैं, कुछ किताबें वहीं पे ही सीज कर दी हैं और मुकदमा अभी बनारस में 20 और 21 फरवरी को फूलों की नुमाइश लगने जा रही है, जिसकी तैयारी जारी है। एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एहतजाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बनारस में किसानों की आमदनी को बढ़ाने की कोशिशें जारी है। गाजीपुर, चंदौली, भदोही, बलिया, मऊ समेत कई अजला के किसान इसमें शिरकत कर रहे हैं। जो हम लोगों का अनुभव रहा है उसमें यह था कि लगभग 3,500 प्रविष्टियाँ हमारे पास आई थी, जिसमें सब्जियों की कम से कम 800 के करीब प्रविष्टियाँ आई थी, फूलों में भी 500 के ऊपर आई थी, गमलों की श्रेणी में भी 700-800 प्रविष्टियाँ आई थी। तो कुल मिला के 3,000 3,500 से ऊपर ही प्रदर्शन हमारे इस बार प्रदर्शनी में लगेंगे। क्या सबसे ज़्यादा आकर्षण फूलों में क्या सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होगा? फूलों में हम लोग जो जाड़े की मौसमी फूल है, डहलिया है और पैंजी है, पिटूनिया है, डबल सिंगल कई वैरायटीज़ की जो जाड़े के मौसमी फूल है जिनका समापन का समय आ रहा है, उसको हम लोग अभी इसमें पूरा प्रदर्शित करेंगे, पूरी भव्यता से प्रदर्शित करेंगे कि कितना बढ़िया इसका आप घर में से लेके अपने वाटिका में और शहरी परिवेश में और इसकी व्यावसायिक खेती में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। प्रदर्शनी हर साल आयोजित होती है, लेकिन पिछले वर्ष से हम लोगों ने इसको एक बड़े स्केल पे आयोजित करना शुरू किया है। तो पिछले साल जो हम लोगों ने किया उसको और बढ़ाते हुए इस बार हम लोगों ने जैसे ऑर्गेनिक खेती का एक नया कंपोनेंट ऐड किया कि जो ऑर्गेनिक हमारे फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस का उसका अलग से प्रदर्शनी होगी, जिसमें केवल ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, चाहे वो वेजिटेबल हैं, चाहे वो सब्जियां फल हैं, तो वो हमारे केवल ऑर्गेनिक होंगे। और न सिर्फ वो केवल प्रदर्शनी होगी, बाकी फार्मर्स इससे मोटिवेट हो तो उनका हम लोग एक सेशन भी कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझे कि बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड के भी उतनी प्रोडक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी और उन उत्पादों का अच्छा दाम लिया जा सकता है। ये हम लोग अन्य किसानों को भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2 साधुओं की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मामला मजहबी मकाम के कब्जे को लेकर शुरू हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बहरहाल इस मामले की शिकायत तहसील और कोतवाली में की गई है। इस मारपीट को लेकर मकामी लोगों में काफी गुस्सा है और इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की और मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रियंका गांधी अब महापंचायत में शिरकत करेंगी। जी हां, मथुरा में 23 फरवरी को महापंचायत होने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली हैं, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी तीनों किसान कानून के खिलाफ महापंचायत से खिताब करेंगी। इस किसान एक्ट को लेकर लोगों में असंतोष है और ये असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। युवा भी आक्रोशित है बेरोजगारी से, किसान भी आक्रोशित है इस बिल को लेकर। जिस बिल में खुद सरकार 25 बदलाव करना चाह रही हो, उस बिल में कितनी कमी होंगी आप खुद समझ लीजिए। सरकार खुद कह रही कि हम 25 बदलाव कर देंगे। जब 25 बदलाव सरकार करी तो इसका मतलब उसमें कमियां ही कमियां हैं। फिर मोटी 3-4 कमी में आपको मैं गिना दूं। पहली तो इसमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। अगर एमएसपी पे किसान से कोई नहीं खरीद सकता है तो किसान उसका कुछ नहीं कर सकता। किसान डिमांड कर रहा है कि एमएसपी को आप कानूनी जामा पहनाएं। अगर कानूनी जामा आप नहीं पहनाते हैं तो एमएसपी कोई नहीं लेगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी है इसमें कि इसमें जितना भी पेमेंट होता है वो कैश तो होगा नहीं। आड़त या तो कैश पेमेंट देता था, कैश पेमेंट होगा नहीं, नेफ्ट से होगा। अगर किसान को भुगतान नहीं मिलता है तो किसान न तो कोर्ट में जा सकता है न एफआईआर कर सकता है।
वो एक समिति पे जाएगा जो जिस समिति का निर्माण स्थानीय प्रशासन करेगा। और स्थानीय प्रशासन किस समिति का निर्माण करेगा, क्या करेगा, वो किसान के संग कितना न्याय करेगी, ये भी आप नहीं कह सकते। दूसरी बात, वो समिति भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, वो भी किसान का और उसका बैठ के समझौता कराएगी। तीसरा सबसे बड़ा जो इसमें माहौल है, ये शायद संसार के किसी देश में नहीं होगा। असीमित भंडारण, कोई आदमी कितना भी भंडारण कर सकता है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। रियासत में जल्द ही पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी जमातें सरगर्म नजर आ रही हैं। 2022 में असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। ऐसे में पंचायत इंतखाबात को तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। पीस पार्टी के रियासती इंचार्ज इरफान कानपुर पहुंचे और पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। हमारे नुमाइंदे संदीप ने इनसे खास बात की। 22 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुस्लिम वोटों की अहमियत है, उसको लेकर आज पीस पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कानपुर में उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो पीस पार्टी के हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से पीस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर अपनी जो उम्मीदवार उतारे थे, आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से 2022 को वो देखते हैं। खास करके मुस्लिम वोटों की बात की जाए, जिस तरह से मुस्लिम वोटों को बिखराव होता नज़र आया है, तो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे आप लोग, किस तरह से नुमाइंदगी इस बार विधानसभा चुनाव में होगी आप लोगों की? सबसे पहले तो आज ज़िला कानपुर में पीस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचे हैं और आगामी ज़िला पंचायत चुनाव जो होने वाला है उसकी तैयारी के सिलसिले में और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में संगठन और साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया की आज बैठक रखी गई है माननीय ज़िलाध्यक्ष जी के आवास पर। और इस बार फैसला लिया गया है कि जितने भी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज हैं सबको साथ लेकर, और साथ ही साथ जो भी समाज परेशान है उत्तर प्रदेश में, सबको साथ लेकर पीस पार्टी 2022 में चुनाव में उतरेगी और हर कमज़ोर वर्ग के मुद्दे को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके और पीस पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। इरफान जी, ये बताइए कि जिस तरह से अगर एक अंदाजे के तौर पे बताया जाए कि पिछले बार जिस तरह से आपने विधानसभा में जो है अपने नुमाइंदे उतारे थे, तो कितने उसमें से मुस्लिम नुमाइंदे थे, क्या कुछ अंदाज़ा? सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने चुनाव हुए हैं और जब से पीस पार्टी बनी है, पीस पार्टी ज़्यादातर जो अपने जो प्रत्याशी उतारती है वो अच्छे वर्ग से और पढ़े लिखे लोगों को उतारती है। और जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मैं भी दे दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव हुए उसके अंदर हम लोगों ने 25% ही मुस्लिम समाज के लोगों को दिया है, क्योंकि हमारे ये कहना है कि जिसकी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान 25% हैं, इसलिए सिर्फ 25% कैंडिडेट हम लोग मुस्लिम समाज से उतारते हैं और बाकी सारे कैंडिडेट हमारे हर वर्ग का प्रत्याशी पीस पार्टी से चुनाव लड़ता है। इरफान जी, एक चीज़ और कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2022 में चुनाव होना है और AIMIM ने भी जो है कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव ज़्यादा सीटों पर इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि इससे मुस्लिम वोटरों का बिखराव होगा कि नहीं होगा, कैसे ये मैनेज होगा? जैसे मेरी जानकारी है, MIM उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव इससे पहले लड़ चुकी है और आप उसका आंकड़ा देख भी सकते हैं। 1 लाख वोट भी वो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पा पाई है। तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है तो उत्तर प्रदेश में वो नेग्लेजिबल रहता है। तो उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ MIM ही नहीं, जितनी भी साउथ की पार्टियां हैं, चाहे वो TRS हो, चाहे वो TDP हो, सब लोग आए यहाँ पर चुनाव लड़ें और पूरी मजबूती लड़ें, क्योंकि हर विचारधारा को हर जगह पहुँचे बाद उसके बाद जनता फैसला करे किसके साथ जाना है। ये जनता से मैं अपील करता हूँ। आपने देखा कि किस तरह से इरफान साहब ने बताया कि पीस पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए और होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। विश्व हिंदू परिषद की मरकजी मजलिस आमला का 2 रोज़ा इजलास कल से इलाहाबाद में शुरू होने जा रहा है। संगम किनारे होने वाले इस इजलास का इफ्तिताह RSS के सरबराह मोहन भागवत करेंगे। कल से शुरू होने वाले इजलास की तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई हैं। जलसे में शिरकत करने के लिए आज देर शाम मोहन भागवत इलाहाबाद पहुंच गए हैं। इजलास में RSS की मरकजी क़यादत के अलावा उसकी ज़ैली तंजीमों के जिम्मेदारान भी शिरकत कर रहे हैं। शाहजहांपुर में गैर कानूनी शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और अब आबकारी की टीम लगातार छापे मार रही है और गैर कानूनी शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने की कोशिशें की जा रही हैं।
कई बार इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बरी होने के बाद ये लोग फिर उसी कारोबार में मुलविस हो जाते हैं। कई पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां ये बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था और उस पर लगातार दबिश देकर और वहां गिरफ्तारियां करके वहां उस कारोबार को नियंत्रण में किए जाने का प्रयास निरंतर जारी है। विगत 3 माह का अगर आप देखें तो जनपद शाहजहांपुर में लगभग 1150 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अवैध शराब के निष्कर्षण में और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त। इस दौरान 11,000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की गई है। 32,000 से भी अधिक लीटर लहन नष्ट किया गया है और इसमें 185 भट्टियां हैं जो नष्ट की गई जहां शराब बन रही थी। तो इस तरह से एक पूरे जिले जनपद में जहां जहां इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा था उस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई। समाजवादी पार्टी अक़लियतों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। कानपुर में समाजवादी पार्टी अक़लियती मोर्चे के अहम ओहदों की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई। इसमें ज्यादातर नौजवानों को जिम्मेदारी दी गई है। ये आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की कमेटी का गठन किया गया है। उसके उपलक्ष्य में हम सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें 5 विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आर नगर विधानसभा से जावेद हसन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। कानपुर हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मूलगीर मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। 19 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत समाज और खानदानों में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक अहम मकसद है, हम अपने वतन के लिए एक बेहतरीन मैसेज के साथ अमली तौर पर उतरना चाहते हैं कि हम अमली इक़दाम करें। हम सिर्फ वो नहीं चाहते कि हम ज़ुबान से कुछ कहें और अमल में हम कोसों दूर हों और लोग हम ये चाहते हैं कि हम फिर से लौट आएँ। हमारी वो खोई हुई जो आस्था थी, जो समाज का एक तस्वीर थी, हम फिर से अपने घरों में अपने बड़े बूढ़ों की बुज़ुर्गों की खिदमत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने शौहर से उसकी समाजी या माशी किसी भी मुश्किलात में उसका साथ दें। सबको ये मालूम है हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक खातून, एक औरत कैसे उसको क्या आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में समाजवादी पार्टी की आला क़यादत जानबूझकर उनका साथ नहीं दे रही है? इस तरह के सवाल अब समाजवादी पार्टी के अंदर से उठने लगे हैं। आजम खान को जेल में बंद रखने और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बाज़ हिस्सों को मुनहदिम करने के मामले में समाजवादी पार्टी के अंदर बेइत्मीनानी बढ़ने लगी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रेवती रमन सिंह ने आजम खान के मामले में पार्टी के मनफी रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। रेवती रमन सिंह का कहना है कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में पार्टी क़यादत को अब खुलकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत आजम खान के खिलाफ इंतकामी जज्बे के तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पार्टी क़यादत को चाहिए कि आजम खान की हिमायत में खुलकर सामने आए। तमाम उनके ऊपर धाराएं में मुकदमा कर दिया है, उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनकी मदद कर रही है और आजम साहब एक प्रदेश के जाने माने नेताओं में एक हैं और उनका अपना राजनीति में योगदान भी है। मैं मानता हूं कि ये कार्रवाई सरासर गलत है और बदले के भावना से की गई है। उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आप विश्वविद्यालय को गिरा दो, उसके बड़े हिस्सों को गिरा दो और आप इतने ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर जो अनर्गल कई धाराओं में। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। गवर्नर ने खिताब में हुकूमत की स्कीमों को रखा सामने, कहा आत्मनिर्भर बिहार बनाने का है मंसूबा। असेंबली की कार्रवाई फिर सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बिहार असेंबली में रियासत का इक्तिसादी सर्वे किया गया पेश। 2019-20 के दौरान शरह तरक्की 10.5% रही। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद बिहार में नेपाल से पेट्रोल की स्मगलिंग, लोग गाड़ियों में लेकर पहुंच रहे हैं पेट्रोल। नेपाल में हिंदुस्तान के मुकाबले फी लीटर पेट्रोल 22 रुपए सस्ता, जबकि डीजल 25 रुपए सस्ता है।
बिहार असेंबली में बजट इजलास शुरू हो गया है। गवर्नर ने अपने खिताब में हुकूमत की स्कीमों को सामने रखा। गवर्नर ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार बनाने का हुकूमत का मंसूबा है। गवर्नर ने कहा रियासती हुकूमत की कोशिश है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। असेंबली की कार्रवाई पीर सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सभी प्रखंडों में स्वचालित मौसम केंद्र अधिष्ठापन का कार्य समाप्ति पर है। साथ ही राज्य के सभी पंचायतों में स्वचालित रेन गेज लगाने का काम प्रगति पर है। लोगों का मौसम के संबंध में सटीक सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार मौसम सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान कराना है। गवर्नर के खिताब के साथ ही अपोजिशन का हुकूमत पर हमला शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गवर्नर के खिताब की हर बात झूठ पर मबनी है। तेजस्वी ने मजीद कहा कि नीतीश कुमार किसानों का एहतराम नहीं करते। वो आज शुरू हुआ, गवर्नर साहब राज्यपाल महामहिम का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में जो है वो सरकार द्वारा अभिभाषण जो दिया जाता है वही राज्यपाल महोदय जो है वो पढ़ते हैं। सारी चीजें जो है झूठ है। और आज आप लोग जान रहे हैं पहला दिन जो होता है शोक सभा, अंत में जो है जो माननीय सदस्य का निधन हो जाता है तो शोक के लिए 2 मिनट का मौन सभी सदस्य जो हैं वो रखते हैं। कल के बैठक में हम लोगों का प्रस्ताव था सभी विपक्षी दल का कि किसान आंदोलन में लगभग 260 लोगों से भी ज्यादा किसान जो है शहीद हुए हैं, लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी खामोश हैं। बिहार असेंबली में रियासत का इख्तिसादी सर्वे 2020-21 पेश किया गया। नायब वज़ीर आला व वज़ीर खजाना तारकेश्वर प्रसाद ने इख्तिसादी सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक 2019-20 के दौरान रियासत की शरह तरक्की 10.5% रही। बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर 2019-20 में 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ज्यादा है। हम सबों ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजटीय प्रावधान किया है और उसके कारण जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों के नामांकन में लगातार वृद्धि होती चली गई और प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन अगर हम वित्तीय वर्ष 2018-19 की चर्चा करें तो 141.35 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 69.34 लाख था। और इसके कारण एक जो बड़ा प्रभाव हुआ, जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें लगातार गिरावट आया। साथ साथ कोरोना संबंधी जो कई कदम हम सब उठाए हैं, समुचित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 546 आइसोलेशन केंद्रों की स्थापना और 334 कोविड आक्रांत देखरेख केंद्र, 200 समर्पित कोविड आक्रांत स्वास्थ्य देखरेख केंद्र और 12 समर्पित अस्पताल उसमें शामिल थे। उसी प्रकार से आप जब आधारभूत संरचना की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे हम सबों ने सड़क संचार को हमेशा प्राथमिकता दिया है और आज बिहार में 58 राष्ट्रीय उच्च पथ हैं जिसकी कुल लंबाई सितंबर 2020 तक का जो आंकड़ा है वो 5,475 किलोमीटर थी, जो 2005 से लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद बिहार में नेपाल से पेट्रोल की स्मगलिंग की जा रही है।
लोग गाड़ियों में पेट्रोल लेकर पहुंच रहे हैं। नेपाल में हिंदुस्तान के मुकाबले फी लीटर पेट्रोल 22 रुपये सस्ता, जबकि डीजल 25 रुपये सस्ता है। फर्क हो जाएगा। भारत नेपाल की खुली सीमा है तो तस्करी होगी। अब उसको तस्करी की संज्ञा न दे के दाम के कमी का फायदा भारतीय ट्रक वाले, टैंकर वाले और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। 25 रुपया तकरीबन 1 लीटर डीजल में दाम कम है नेपाल में। गरीबों की फलाह के लिए हुकूमत कई स्कीमें चला रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ गांव ही नहीं, शहर में भी स्कीमों का फ़ायदा ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। अम्बेडकर नगर में 900 लोगों पर एक टॉयलेट है। हमारे नुमाइंदे ने अम्बेडकर नगर की बदहाली का जायज़ा लिया। अम्बेडकर नगर स्लम बस्ती के लोगों को वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधा मयस्सर नहीं है। तो हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर तकरीबन 40 साल से रह रहे हैं। हर बार वोट करते हैं, चाहे वो वार्ड काउंसलर का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वोट देते हैं। राशन कार्ड कई का बन भी गया है, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है, तो कई का राशन कार्ड भी नहीं बना है। ना तो उज्ज्वला गैस योजना की लाभ मिल रही है और ना ही लोगों को इंदिरा आवास हो या फिर अन्य सुविधाएं। कितने साल से हैं आप लोग? से हम छोटे छोटे जन्म था जब के हम लोग हो गए। क्या सब दिक्कत है? दिक्कत यही है कि नहीं घर है, न द्वार है, न राशन कार्ड कुछ मिला। हम लोग को राशन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। घर भी तोड़ दिए हैं, बाथरूम नहीं है, थी नहीं है, लाइन पर जाते हैं। तो राशन कार्ड बना है? नहीं बना, ले गए, बनाया नहीं। अच्छा, वही लाइन पर हम लोग जाते हैं, घर द्वार भी तोड़ दिए। शौचालय नहीं बना है? शौचालय नहीं बना, कहाँ बनाया? चिमका चिमके लोग घेर घाड़ के रह रहे हैं। क्या करें, हम लोग यहीं शुरू से रह गए हैं। पापा मम्मी सबको हम लोग यहीं से रहते थे, शुरू से छूट टूट बिक गया तो हम घेर घाड़ के रह रहे हैं यहीं पर। कुछ नहीं हम लोग को मिला है। शौचालय नहीं है यहाँ? कुछ भी नहीं है पड़ी है। हम लोग लाइन के ऊपर जाते हैं, हम लोग ऐसे बैठने के लिए खुले में जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? खुले में जाते हैं शौचालय में। तो क्या उजाला होने से पहले आप लोग भागती हैं? क्या कर, उजाला होने से पहले जाते हैं हम लोग। कखनी ट्रेन आ जाएगा कोई नहीं जान रहे हम लोग। तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाती? हम लोग गरीबे लोग है, लोग राशन पानी खातिर घर कर सकते हैं। स्कूल नहीं जाती हो? नहीं। नाम लिखवाई हो? नहीं। नाम भी नहीं लिखवाई? ना, गरीब लोग है। तुम स्कूल जाती हो? तुम भी नहीं जाते हैं, मगर नाम कट गया। नाम कट गया? पैसा नहीं था। तो सरकारी स्कूल में नाम कट गया, वहाँ पैसा तो नहीं लगता है? नहीं, हम लोग जाते हैं, फिर भी मैम हम लोग को भगाते हैं। क्यों भगा देती? कहता कि जाओ। कौन स्कूल में पढ़ती हो? वहाँ पर सरकारी स्कूल है। नाम लिखवाई हो तो स्कूल में? लिखाया तो फिर कटवा लिए। कटवा लिए? क्या, क्यों नहीं जाती? पैसा नहीं था। स्कूल में तो पैसा नहीं लगता है? पैसा लग रहा था पहले। तुम लोग भी नहीं पढ़ती हो? नहीं, गरीब हो इसलिए। मैट्रिक तक नहीं पढ़ना है? 10 साल पहले घर टूट गया, उसी परेशानी में घेर रह रहे हैं। कैसे हम गुजारा कर रहे हैं, ना नौकरी के ठिकाना, ना चाकरी के ठिकाना है। कैसे चीज की हट फूट कर रह रहे हैं। बाल बच्चा के कैसे हम बाल बच्चा की शादी करेंगे? जवान 2 बेटी है। अगर बात करेंगे राजधानी पटना को ODF जरूर घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो स्लम के लोग हैं आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।